हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड करंट अफेयर चैनल। दिस इज़ आशु और आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 22 सितंबर के। और आप यहाँ पे देख सकते हो दो न्यूज़ के रिव्यूज़ एंड चार पांच न्यूज़ इस दिन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपने, ताकि आपको सारी न्यूज़ जो है वो ब्रीफली जो है समझ आ जाए और सारी की सारी जो है वो आपको रिवाइज भी हो जाए। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप हमारी करंट अफेयर की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ्स जो है वो डेली पढ़ना चाहते हो, आपको डेली, वीकली, मंथली, इवन वीकली टेस्ट, ताकि आप रिवाइज कर सको कितने पानी में हो दे ये पता लग जाएगा आपको जब आप टेस्ट दोगे। और मंथली पीडीएफ में जो पर्सनली मुझे दो चीज़ें अच्छी लगती हैं, बेसिकली बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ, जिसमें जो बच्चे आईबीपीएस की और एसबीए की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिवीजन बहुत ही आसान है यहाँ से। और करंट अफेयर पॉकेट पीडीएफ, जो भी न्यूज़ हैं हर एग्जाम के लिए, वो आप जल्दी में रिवाइज करने के लिए पॉकेट पीडीएफ आपके लिए बनाई जाती हैं। या अगर आप क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे जो वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इसलिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली आप वहां से भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही कम कॉस्ट में दोस्तों ये आपको मिल रही है। इतनी कम कॉस्ट में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, और उस पर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप कोड यूज़ करोगे ASH10, मतलब ASH10 के नाम से आप कोड यूज़ करोगे, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। ये करंट अफेयर आपको इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। जैसे आपको वीडियो मिलती है वैसे ही जो है वो आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और पहला हमारे पास न्यूज़ क्या है, विच मिनिस्ट्री साइंड ए पैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन एज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान। तो न्यूज़ दोस्तों क्या है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो आयुष मिनिस्ट्री के साथ साइन अप किया है, मतलब एक पैक्ट किया है, ताकि वो पोषण अभियान को जो है उसके साथ जुड़ सकें और माल न्यूट्रिशन को क्या कर सकें, खत्म कर सकें। बेसिकली अगर आप पोषण अभियान को देखोगे, इसका मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मतलब सबको न्यूट्रिशियस फूड मिले, ये पोषण अभियान का जो है वो क्या है, टारगेट है। तो उसी के थ्रू माल न्यूट्रिशन को इंडिया से खत्म करना है, ये टारगेट जो है वो रखा गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये टारगेट रखा गया है, और दोस्तों ये मिनिस्ट्री कौन सी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो याद रखना, स्मृति ईरानी जी इसके आप कह सकते हो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, तो आप नाम से भी याद रख सकते हो। और मिनिस्टर ऑफ आयुष आपको पता ही है यूनियन मिनिस्टर कौन है, श्रीपद येसो नायक जी हैं। तो इसमें होगा क्या, अब देखो, माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है किसके थ्रू, आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू, मतलब होम्योपैथी के थ्रू, सिद्धा के थ्रू, यूनानी के थ्रू, न्यूरोपैथी, योगा या आयुर्वेदा के थ्रू उसको यूज करके हमने माल न्यूट्रिशन को क्या करना है, खत्म करना है। मतलब आप इसको जोड़ोगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के साथ जोड़ोगे। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के साथ जुड़ गया तो बाय डिफॉल्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ जुड़ गया, इसलिए इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया हैशटैग आयुष फॉर आंगनवाड़ी। तो उसके साथ इसको जोड़ा गया है, ताकि सब तरह से जो है प्रॉब्लम को, मतलब माल न्यूट्रिशन को क्या किया जा सके, खत्म। इसमें मेन टारगेट किसके ऊपर रखा गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब चिल्ड्रन होंगे, प्रेग्नेंट वुमेन है इसमें, और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो उनके ऊपर जो है वो मेन टारगेट रखा कि इनको न्यूट्रिशियस फूड जो है वो पहुंचाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे श्रीपद येसो नायक जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, और दोनों के बीच में ये पैक्ट जो है वो साइन हुआ। तो याद रखना, एक तो हैशटैग फॉर आंगनवाड़ी कई बार पूछ लेते हैं किसने स्टार्ट किया है, और पोषण अभियान क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें इस न्यूज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड ए पैक्ट, साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कह सकते हो या पैक्ट कह सकते हो, विद इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग एंड अदर एक्टिविटीज। नाउ इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये आपने शायद पहली बार सुना होगा, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए बच्चों को क्या करता है, ट्रेन करता है। 1 ईयर कोर्सेज हैं इनके अंदर, तो वो प्रोवाइड करते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो ये स्थित है। लेकिन इसका जो है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप हुआ है, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जहाँ हमारे जो मेन आप कह सकते हो कि पॉलिसी फ्रेमवर्क स्कॉलर्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ये इंस्टीट्यूट। उनको जो है वो आगे शिक्षा देगा और उनको बताएगा कि किस तरह से जो है वो आप जो पॉलिसी है वो फ्रेम कर सकते हो। मतलब उनकी स्किल को क्या करेगा, इनहेंस करेगा ये इंस्टीट्यूट। और वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है नीति आयोग। इनका नीति आयोग का एक ऑफिस है जिसको हम कहते हैं डीएमईओ। डीएमईओ स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस।
तो वो नीति योग का ऑफिस है, तो उनके साथ ये बेसिकली टाई अप हुआ है कि इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, वो पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर्स को जो है वो क्या करेगी, ट्रेन करेगी, उनकी नॉलेज को आगे बढ़ाएगी, उनकी एबिलिटी स्किल्स को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी, ताकि पॉलिसी फ्रेमवर्क में वो क्या कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके। इवन जो ऑलरेडी पॉलिसीज चल रही हैं उनमें भी कमियां निकाल के जब उनको भी दूर करने के बारे में जो है क्या करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, तो याद रखना नीति योग और इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और नीति योग का दोस्तों आपको पता ही है, नीति योग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, और साथ ही साथ जो है वो सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। सबसे ज्यादा बार सीईओ पूछा जाता है तो अमिताभ कांत जी याद रखना है। तो मेन फोकस किसके ऊपर है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपेसिटी किसी वर्कर की अगर बढ़ा दी जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर, तो उसकी इनहेंसमेंट जो है वो आपको काम में दिखेगी। और किसके लिए हुआ है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एबिलिटी स्किल और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी नॉलेज स्किल और गवर्नमेंट उनको इन्हेंस किया जा सके। और इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है वो इन्होंने ये इसलिए जो है वो ऑब्जेक्टिव साइन किया है ताकि ये एक ऐसा माहौल बना सकें जिसमें नॉलेज और खास करके पब्लिक सिस्टम को यूज करके पब्लिक पॉलिसी को फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जा सके। और इसमें खास करके कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम होगा, ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी, ऐसी ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी जिससे उनको पता लगेगा कि किस तरह से जो है वो काम किया जाना चाहिए। और ये कौन करेगा, ये इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिसी जो मेकर्स हैं, उनके स्कॉलर्स जो बच्चे हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया लॉन्च द फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस टू विच कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया ने पहली बार उस कंट्री के साथ जो है वो डायरेक्ट कार्गो फेरी, मतलब सामान को इधर उधर लेके जाने के लिए जो है वो एक प्रोसेस आप कह सकते हो, एक फेरी जो है, एक बोट जो है वो क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। तो अब बोट नहीं कह सकते क्योंकि बोट बेसिकली एक छोटी चीज हो जाएगी, अदरवाइज आप फेरी यूज करोगे, लेकिन कार्गो मतलब सामान को इधर उधर लेके जाने के लिए यूज करोगे। तो इससे एक तो बिजनेस एनहेंसमेंट होगी दोनों कंट्रीज के बीच में, और ट्रेड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये 1 महीने में 2 बार चलेगी, और इधर मालदीव्स वाला पोर्ट यूज कर लेंगे वो मालदीव्स के अंदर, और उधर कौन सा यूज कर लेंगे, वो यूज कर लेंगे ट्यूटिकोरिन। तो मालदीव यूज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव्स। मालदीव्स की पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है इंडियाज फर्स्ट, मतलब सबसे पहले वो इंडिया को प्रेफरेंस देंगे, और इंडिया की चल रहा है प्रोग्राम दैट इज द नेबरहुड फर्स्ट, मतलब अपनी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो आप देख सकते हो कार्गो फेरी, तो दिस इज द कार्गो फेरी जिसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और महीने में 2 बार जो है वो इसको चलाया जाएगा। तो इट इज कंसीडर टू बी द न्यू कनेक्टिविटी एफर्ट बिटवीन द इंडियन ओशन रीजन, और इंडियन ओशन रीजन वैसे भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चाइना का से जो है वो हमने कम करना है और अपना से जो है वो इसमें इंक्रीज करना है। और दिस इज द फर्स्ट एवर कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, and the service reflect neighborhood policy, that is the neighborhood first policy of India and India's first policy of the Maldives. The service will connect the Indian port to Tuticorin, Cochin ports and the ports of Kulhudhu Fushi and the Malé ports of the Maldives. Just remember this Malé port, Kulhudhu Fushi. Do not remember this. And Tuticorin port and Cochin ports in Tamil Nadu. There are 3 major ports in the Tamil Nadu. One is the Tuticorin, second is the Chennai port, and third one is the Innor port. Cochin port that you can say in the Kerala. You can also say the Kochi port in the Kerala. That is also known as the Cochin. So there are 3 ports in the Tamil Nadu that are the major ports. That is the Innor port, Tuticorin port, and the Chennai port. And Kerala's famous is the Cochin port and the Malé port. What about Maldives? Maldives is an important country, and you have to remember the Maldives president, and who is currently the Maldives president. That is Ibrahim Mohammed Soli. Ibrahim Mohammed Soli, you can just remember the Soli or Ibrahim Soli. Capital is Malé and currency is Maldivian Rufiya. Rufiya. Now moving to the end, there is a one more important thing. What is the name of the parliament of Maldives? That is the Majlis. So remember this also, Majlis. Moving to the next question, India extends US $250 million support to amid COVID-19 to which country? To which country? So this is very important कि किस कंट्री को इंडिया ने जो है वो $250 मिलियन यूएस का दिया है। रिसेंटली आपने देखा जापान ने दिया है और वो 3500 करोड़ दिया है, हमने $250 मिलियन जो हैं वो दिए हैं यूएस करेंसी के अंदर। तो आप मुझे बताओगे कि कौन सी वो कंट्री है, क्योंकि उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया था
कि कोविड-19 के लिए हमें जो है वो सहायता चाहिए, और मोदी जी ने ओवरवेलमिंगली जो है वो सहायता दी और $250 मिलियन जो है प्रोवाइड किए अंडर द नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट। और आंसर क्या है नेबरहुड फर्स्ट में? तो फिर कौन आएगा? मालदीव्स आएगा। तो आंसर फिर से क्या है दोस्तों? मालदीव्स। तो रिमेंबर, मालदीव्स हमने जो है वो $250 मिलियन जो है वो यहाँ पे क्या कर दिए? प्रोवाइड कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माले जो है वो एग्रीज टू एक्सटेंड ए सॉफ्ट लोन, दिस इज टाइप ऑफ ए लोन नॉट ए एड, सो दिस इज हैव टू रिमेंबर देयर इज इंटरेस्ट रेट अंडर दिस। Next question, Konkan Railways handed over two modern diesel electrical multiple unit trains to which country railways? Now this is again important, mark under the very important section. इंडिया जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है? वो रेलवे के दो यूनिट्स जो कि डीजल इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं उनको बना के दे रहा है किसी कंट्री को। तो देखो मतलब ग्लोबल लेवल पे इंडिया का से जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और आप कह सकते हो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को जो है वो इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिल रही है। और इंडिया ने दो यूनिट्स जो हैं वो दिए हैं कौन सी कंट्री की रेलवेज को? और आंसर क्या है इसका? नेपाल को दिए हैं। रिसेंटली उन्होंने किसको दिया है? ये नेपाल को। और इसके बदले में ऑलमोस्ट 84 करोड़ रुपीस जो नेपालीज करेंसी में आए हैं, नेपलीज जो करेंसी है एनसी जिसको हम कह देते हैं, उस करेंसी में उन्होंने क्या किए हैं? 84 करोड़ रुपीस पे किए हैं। तो आप देख सकते हो इंडिया ने दो ट्रेन्स के जो आप कह सकते हो बना के जो है वो हैंड ओवर किए नेपाल को। और ये हमारा ही बेनिफिट है इसमें, क्योंकि ये नेपाल और बिहार के एरिया को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। ये आप देख सकते हो जयनगर, बेसिकली आप कह सकते हो जयानगर एंड द कुर्था इन द दनुसा डिस्ट्रिक्ट, ये दिसंबर से जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब बिहार से नेपाल को आपस में जोड़ेगा। और ये 35 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर करेगा जब ये इसको चलाया जाएगा। और ये पहली ब्रॉड गॉज रेलवे सर्विस है हिमालयन रीजन के अंदर, अदरवाइज नैरो गॉज रेलवे चलता है हिमालयन रीजन के अंदर, लेकिन ये पहली ब्रॉड गॉज रेलवे है जो हिमालयन रीजन के अंदर चलेगी। और इसको बनाया किसने ट्रेन्स को? दीज ट्रेन्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई, चेन्नई ने इसको बनाया है। तो याद रखोगे, आप हमने कल भी एक न्यूज़ किया था कि चेन्नई रेलवेज जो यूनिट है सदर्न रेलवेज का, तो उन्होंने जो है वो एक फ्राइट सेवा नाम से एक ऐप बनाई थी, तो वो भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंपनी वीज़ा एंड एक कंपनी IFW दैट इज़ द आई फंड वुमेन, और वीज़ा भी न्यूयॉर्क बेस्ड, मतलब आप कह सकते हो यूएसए बेस्ड कंपनी है, और ये भी जो है वो यूएसए बेस्ड आप एनजीओ भी कह सकते हो इसको, कंपनी भी कह सकते हो। तो इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है ग्लोबल ग्रांट प्रोग्राम टू इंडिया। तो इस न्यूज़ को आप पिक्चर से सीखोगे, लर्न फ्रॉम पिक्चर सीरीज से। और ये किस लिए चलाया गया? ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या मिल सके? फंड मिल सके, और वो अपनी जो बिजनेस है उसको आगे लेके जा सकें। और वीज़ा के थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। और वीज़ा इसको पेमेंट भी जो है वो काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वीज़ा जो है वो क्या करेगा? ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है ग्लोबल लेवल पे इंडियन यूनिट्स को जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो और भी कंपनीज को वीज़ा ने कहा है कि आप भी जो है वो ऐसा कर सकते हो ताकि जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़े। तो इट मीन्स टू डिक्रीज द जेंडर गैप, और यू कैन से कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंक्रीज करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जस्ट रिमेंबर, वीज़ा इज प्रोवाइडिंग फंड टू IFW, उनका एक प्रोग्राम है ग्लोबल ग्रांट प्रोग्राम टू इंडिया, उसके लिए इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जस्ट पिक्चर से ही याद रखना है इसको, और बहुत है, इतना इतना जितना मैंने बोला उतना की याद कर लो मोस्ट एंड में। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनिशिएटेड महिला आत्मनिर्भरशील अछानी इन विच स्टेट, मतलब एक योजना कह सकते हो आप कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कुछ टाइप पीरियड के लिए ये स्कीम को स्टार्ट कर रहा है, दैट इज द महिला आत्मनिर्भरशील अछनी। और असम के अंदर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। असम के अंदर क्यों? क्योंकि असम के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, और ये भी किसके लिए? वोमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो किसके हैं? वोमेन्स के हैं, और बहुत ही अच्छा काम करते हैं असम स्टेट के अंदर, जिसके कारण इसको जो है वो यहाँ पे कवर किया गया है। और ये क्या करेंगे? कुछ जो है वो इनको पैसा प्रोवाइड करेगी SBI, ताकि ये अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसको आगे बढ़ा सकें और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर जो हैं वो बन सकें। तो इससे पहले भी अगर आप देखोगे वीज़ा ने जो IFB को लोन दिया है वो भी बेसिकली आत्मनिर्भर के लिए ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो SBI स्टार्ट्स वोमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम, और 38 करोड़ पे 38 करोड़ रुपीस जो है वो SBI ब्रांचेस ऑफ असम जो है वो प्रोवाइड करेंगे कितने? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को? 856 सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू जो है वो इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। अगर असम से बिलोंग करते हो तो ये इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है असम के बच्चों के लिए। लेकिन नेशनल लेवल पे आपने क्या याद रखना है? महिला आत्मनिर्भरशील आचनी, ये योजना जो है वो किसने स्टार्ट की है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या किस बैंक ने स्टार्ट की है? ये दो चीज़ें आपने याद करनी है
किसके लिए स्टार्ट की गई? वुमेन के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए स्टार्ट की गई है। और स्पॉन्सर कौन कर रहा है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसको स्पॉन्सर कर रहा है। और असम दोस्तों वैसे भी आपके लिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम में जो है वो आप कह सकते हो मानस नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे दिब्रू शैकोवा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कौन सा? दिब्रू शैकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, और दिब्रू शैकोवा कहाँ पे है? असम के अंदर है। इसको याद रखना आपने। एक नामेरी नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क, और एक लास्ट टाइम एसबीआई ने पूछा था औरांग नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औरांग हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, दिब्रू शैकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व तो दोस्तों 18 के 18 कर लियो। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स प्रोवाइड करते हो तो किसी दिन मैं ही वीडियो बना दूंगा 15 मिनट की, जिसमें मैं आपको 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है रिवाइज करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस साइंस बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद विच बैंक? मैंने आपको बहुत बार बताया, ऑलमोस्ट जब भी ये न्यूज़ आती है तब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी बैंक के साथ टाई अप कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स उस बैंक के कस्टमर्स को क्या करना चाहती है? सेल करना चाहती है। तभी तो वो क्या कर रहे हैं? पैक्ट को साइन कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा उस बैंक के साथ, बैंक के कस्टमर्स को, उनको और उनके साथ मिलके। और वो कौन सा बैंक है? येस बैंक। रिसेंटली सेम येस बैंक के साथ हुआ था आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी, कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगी येस बैंक के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये येस बैंक को रिवाइव करने की कोशिश भी है ताकि येस बैंक को है जो है किसी तरह से रिवाइव जो है वो किया जा सके। और एसबीआई ने तो वैसे भी पूरा का पूरा बार उठा लिया येस बैंक का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और येस बैंक का टाई अप। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसको लिख लियो, इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं सुब्रमण्यम जी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 21 की नहीं है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, मतलब हम बात करें 20-21 में तो आपने देखा कि अभी तक न्यूज़ आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट ही करनी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रोथ की। मतलब 21-22 में वो कहते हैं कि क्या होगी? ग्रोथ होगी, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएंगी? इंडिया में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और कितनी % ग्रोथ होगी? वो कहते हैं 19% ग्रोथ होगी। तो आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये कितना बताया गया? 19% जो है वो बताया गया कि 19% जो है वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा इंडिया। कौन से ईयर में? लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, मतलब। और ये किसने दी है? ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, सुब्रमण्यम जी, मतलब कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम जी, उन्होंने ये डाटा जो है वो प्रोवाइड किया है। तो याद रखोगे। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको पता ही है यूनियन मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। कॉन्स्टिट्यूंसी वो कर्नाटका से आती हैं क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है वो कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। बहुत ही बार मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं, एसबीआई कार्ड कोलैबोरेट्स विद विच कंपनी टू इनेबल कस्टमर टू यूज देयर कार्ड्स ऑन कंपनीज ऐप? मतलब सिंपल है कि आपको फिजिकली जो है वो कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है मर्चेंट को कोविड-19 के कारण। तो आप सीधा क्या करोगे? आप अपने मोबाइल पे उस कंपनी की ऐप खोलोगे, इन 4 में से एक आंसर है, और उसमें वो कार्ड आएगा, और उस कार्ड को सीधा ही अपने पीओएस, मतलब पॉइंट ऑफ जो स्केल मशीन है उसको दिखाना है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन को जब आप दिखाओगे तो वो अपने आप उसको पिकअप कर लेगा कार्ड को, और आपकी ट्रांजेक्शन्स हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ स्टार्ट की है इसी जो कंपनी है, ऐप है, उसने एक टोकनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया है ताकि आप मर्चेंट को कार्ड मत दो। एसबीआई की भी बात हो रही है और दूसरे और बैंक्स के साथ भी उन्होंने टाई अप किया है। वो क्या है? बस आपने ये याद रखना है, टोकन वर्ड। कि उसमें क्या होगा, जब आप उसको पे करोगे तो आप क्या करोगे? एक वो पिन जनरेट करेगा, टोकन जो है वो नंबर जनरेट करेगा। वो नंबर जो है वो आपकी ऐप के ऊपर आएगा, और वो नंबर जो है वो आप किसको बताओगे? वो आप बताओगे मर्चेंट को जिससे भी आपने सामान खरीदा है, और वो भी वो सेम नंबर डालेगा और ट्रांजेक्शन हो जानी है। मतलब आपको कोई फिजिकल टच करने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही जो है वो क्या हो जाना है? काम हो जाना है। और ये काम कौन कर रहा है? गूगल पे। मोस्ट ईजिएस्ट मेथड टू पे टू एनी मर्चेंट, दैट इज़ द गूगल पे। तो आप गूगल पे के थ्रू जो है वो एसबीआई कार्ड दिखा के भी कर सकते हो, और टोकन जो जनरेट होगा उसके थ्रू भी आप जो है वो इसको क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई कार्ड एंड गूगल पे जो है वो इसको यूज़ कर रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपस में टाई अप हुआ है, और आप इसको ऐसे कर सकते हो जैसे ये मोबाइल में आप देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे कार्ड आ चुका है, तो इसको आप दिखाओगे पॉइंट ऑफ स्केल मशीन पे, तो आपको जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे तो ये आ जाएगा।
और एक टोकनाइजेशन का बता चुका है कि एक टोकन जनरेट होगा गूगल पे ऐप के ऊपर, आपको वो टोकन नंबर आएगा, वही टोकन नंबर आपने मर्चेंट को बता देना है, सेम नंबर होगा तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वन द इग नोबल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये एक अलग तरह का अवार्ड है, शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये एक तरह का फनी प्राइज है। मतलब ये किसी को स्कैर्स्टिक वे में कहना है कि आपने वो काम अच्छा नहीं किया, तो उसके लिए जो है वो ये अवार्ड दिया जाता है। तो इग नोबल मतलब एक एंटोनियम है नोबल का, नोबल का एंटोनियम हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये फनी वे में जो है वो अवार्ड हो गया। और आपको जान के जो है वो थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये अवार्ड किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो इग नोबल प्राइज जो है वो किसको मिला है, मोदी जी को मिला है। ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिनको ये अवार्ड मिला है, मेडिकल एजुकेशन फील्ड में मिला है मोदी जी को तो, लेकिन अदरवाइज ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है इग नोबल प्राइज। पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इसका मतलब दोनों प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी के थे, दोनों थे हमारे बीजेपी के। और उनको मिला था 1998 में, जब उन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, तो एक कीवर्ड दिया गया था इस अवार्ड के थ्रू, अग्रेसिवली पीसफुल एक्सप्लोजन। तो देखो तीनों वर्ड जो है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अग्रेसिवली भी बोल रहे हैं, पीसफुल भी बोल रहे हैं, एक्सप्लोजन भी बोल रहे हैं। तो ये कीवर्ड यूज किया गया था, अग्रेसिवली पीसफुल एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बम्स, जो हमने जो है वो परीक्षण किया था उसके लिए जो है ये दिया गया है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, अभी नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को एक प्राइज भी दिया गया है। आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी को इग नोबल प्राइज दिया गया। और प्राइज मनी बेसिकली क्या है कि एक पेपर बॉक्स ट्रॉफी होगी, पेपर की बनी होगी, और साथ में एक फेक मनी होगी, $10 ट्रिलियन का बिल होगा जो कि जिम्बाब्वियन करेंसी में होगा, जो कि आजकल नहीं चलती क्योंकि उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आ चुकी थी, अब तो वो अमेरिकन डॉलर के ऊपर शिफ्ट कर गए। तो इसलिए फेक, रियल फेक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में वो नोट रियल होगा लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज अ रियल फेक। $10 ट्रिलियन जो है वो मोदी जी को दिया जाएगा। तो एक नोबल मैं बता चुका हूँ एंटोनियम है नोबल प्राइज का। बेसिकली ये एक स्कैस्टिक वे में दिया जाता है, एक आप कह सकते हो तंज कसा जाता है उनके ऊपर। अवार्ड पर कौन सी मैगजीन के द्वारा दिया जाता है, एनल्स ऑफ इम्प्रॉपरेबल रिसर्च, मतलब सीधा किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देना बिना कोई रिसर्च किए, तो ये मैगजीन का नाम है, उसी के नाम से रखा गया है। तो याद रखना है ये प्राइज़ किसको मिला है। और इग नोबल प्राइज़ फॉर पीस भी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिला है, इंडिया और पाकिस्तान। तो आप देख सकते हो नोबेल प्राइज फॉर पीस क्या इंडिया और पाकिस्तान को मिल सकता है, तो उल्टा अवार्ड हो गया ना, एक नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है वो किसको मिला, इंडिया और पाकिस्तान। और इसमें एक टाइटल भी दिया गया है कि दोनों एक दूसरे की बेल बजा के भाग जाते हैं, और ऐसे भागते हैं कि पता ही ना लगे सामने वाले को कि हाँ जी कौन था। तो इसीलिए जो है ये अवार्ड दिया गया। तो याद रखना है किस किस को मिला है। नेक्स्ट, विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रिस्पर कोविड टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क अंडर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको याद रखना है न्यूज़ को। पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है। ये एक तरह की सीजर टेक्नोलॉजी है कि जो भी डिजीज़ है आपके डीएनए में के अंदर, तो उसमें क्या करती है, ये डीएनए को जाके रिपेयर करती है और उसको जो है वो ठीक करती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो मतलब माना जाता है कि सीजर के थ्रू जो है वो उतना पार्ट जो है वो कट किया जाता है, उसकी जगह रिप्लेस भी जो है वो आप कर सकते हो और उसको रिपेयर कर सकते हो। तो पहले लेकिन उसमें एक प्री कंडीशन ये होती है कि ये उसी जगह पे जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, जिस जगह पे प्री इसको कोडिफाई किया जाएगा, मतलब इसी जगह पे जाना है तो जाके उसी जगह पे बैठेगा ये, तो उसको ठीक कर देता है, तो उसको कहते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। अब वो किसके लिए यूज़ की जा रही है, कोविड-19 टेस्टिंग के लिए की जा रही है, और पहली बार हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड में कि ऐसा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, और वो भी इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। और ये कौन सा ग्रुप करेगा, ये करेगा टाटा ग्रुप। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऐसे करके जो है वो ये डीएनए जैसे खराब था, तो इसकी जगह पे जो है वो इसको रिपेयर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर कमर्शियल लॉन्च ऑफ फ्यूलिडा। क्या है ये, दैट इज FN-Cas9। Cas9 जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन है, एंजाइम है, जो जाता है अंदर और यही जो है वो ठीक करता है, एडिट कर देता है बेसिकली आपके डीएनए को। लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे इंडिया फर्स्ट क्रिस्पर। क्रिस्पर का मतलब क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलेटरली इंटरशेप्ड शॉर्ट प्लिंड्रोमिक रिपीट्स, मतलब उसको क्या कर देता है, ठीक कर देता है। क्रिस्पर वर्ड आया है सीजर से, तो उससे क्रिस्पर लिया गया। द टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर टारगेटिंग स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑन द इंटायर जेनेटिक कोड और एडिटिंग द डीएनए एट पर्टिकुलर लोकेशन। तो डीएनए को क्या करता है, ये एडिट करता है, बस इतना ही। जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना ही याद रखना है कि ये क्या करता है, डीएनए को एडिट करता है और बीमारी को ठीक करता है।
टाटा क्रिस्पर टेस्ट इज द वर्ल्ड फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ सक्सेसफुली डिटेक्ट द वायरस कॉजिंग कोविड-19 बाय डेवलपिंग ए स्पेशली अडेप्टेड Cas9 प्रोटीन। तो एक ऐसा Cas9 प्रोटीन बनाएंगे जो कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में यूज होगा, जो कि कोविड-19 से लड़ने में सक्षम होगा, और जहां पे कोविड-19 जिस डीएनए में जाके बैठा हुआ है वो उसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे और उसको ठीक करेंगे। क्रिस्पर इज ए जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू डायग्नोस डिजीज। एडिटिंग करता है जीनोम की, ये याद रखोगे, और वो डीएनए के अंदर एडिटिंग होगी। तो इतना का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टाटा ग्रुप ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पिक्चर से आप इस न्यूज़ को सीखोगे। और पिक्चर क्या कहती है कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, उनका देहांत हो चुका है। और ये 1984 में जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और कुछ ही टाइम पीरियड के लिए बने थे, जस्ट फॉर द 79 डेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो कनाडा की हिस्ट्री में। तो इनका देहांत हो चुका है, तो इस बात को जस्ट आपने थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना है। और किस तरह से इसको याद करोगे, जैसे जस्टिन ट्रूडियो जी हैं हमारे, तो इनके आगे भी क्या लगता है, टूर, और उनके आगे क्या लगता है, ट्रूडियो। तो इसी तरह से आपने जो है वो क्या रखना है, ट्रूडो याद रखना है। तो जॉन टर्नर डाइड, दैट इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। नेक्स्ट आते हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मार्क अंडर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों इसको मार्क कर लो आप इसको। इंटरनेशनल पीस डे बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके कि किस तरह से आप पीस के थ्रू जो है वो अपने आइडियाज़ को स्ट्रेंथ दे सकते हो, और किस तरह से जो है वो 24 आवर्स नॉन वायलेंस और सीज फायर का आप जो है वो मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और थीम क्या था इंटरनेशनल पीस डे का, ये था शेपिंग पीस टुगेदर। कौन सा था, शेपिंग पीस टुगेदर। इकट्ठे होके जो है वो हम क्या करते हैं, पीस के लिए कामना करते हैं। तो इसको याद रखना है। और ये कौन से दिन सेलिब्रेट होता है, 21 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत टाइम से किया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से इसको अनाउंस किया गया था 1981 में कि ऐसा दिन जो है वो मनाया करेंगे। और नॉन वायलेंस और सीज फायर को हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि इसका हमने जो है वो यूज़ नहीं करना, लाइक हमने वायलेंस का यूज़ नहीं करना, हमने जो है वो सीज फायर का उल्लंघन जो है वो नहीं करेंगे। तो पीस डे याद रखना है, ये अवेयरनेस और एजुकेट करता है लोगों को कि पीस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और गांधीयन प्रिंसिपल हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल इसी बेस के ऊपर बने हुए हैं। और यूनाइटेड नेशन का आपको पता ही है कि हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का कहाँ पे है, वो है न्यूयॉर्क यूएसए में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो ग्यूटर्स, और या कह सकते हो एंटोनियो गटर्स। और कौन सी कंट्री से हैं, पुर्तगाल से हैं, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो 21 सितंबर को, और थीम क्या है, शेपिंग पीस टुगेदर। Move to next question, and this is again very important, that Red Panda Day internationally celebrated on 19th September 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेड पांडा डे है ये हर साल 19 सितंबर को सेलिब्रेट नहीं होता। ये एक खास बात है इसमें। रेड पांडा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली सितंबर के तीसरे हफ्ते। और तीसरे हफ्ते में कौन से दिन, सैटरडे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब सिंपली कह सकते हो जो थर्ड सैटरडे होगा सितंबर मंथ का, उसके दिन जो है वो रेड पांडा को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और रेड पांडा जो है वो इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि एनिमल्स का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है, क्योंकि ये जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, मतलब जो खत्म होने की कगार में है उनके अंडर जो आता है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रेड पांडास जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसकी सपोर्ट करने के लिए या उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो रेड पांडा जो है वो यूज़ किया गया है। तो इंडिया में आप नॉकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें आपको रेड पांडा मिल जाएगा, मेघालय के अंदर। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंचन जेडोंगा है हमारे पास सिक्किम के अंदर, वहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। या आप कह सकते हो कि नाम दाफा नेशनल पार्क है, नाम दाफा, NAMDAPHA, नाम दाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, उसमें आपको रेड पांडा मिल जाएगा। आपको सिंगालीला नेशनल पार्क में मिल जाएगा, सिंगालीला नेशनल पार्क में वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग वाले एरिया के साथ मिल जाएगा। तो ये सारे नेशनल पार्क्स में आपको रेड पांडा जो है वो मिल जाता है। और रेड पांडा क्यों इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही बता चुका हूँ। IUCN का जो स्टेटस है वो बेसिकली क्या है, इसके लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज का है। IUNC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। IUCN याद रखना है, IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन्होंने रेड पांडा को कौन सा स्टेटस दिया, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज का दिया हुआ है। दो तरह के होते हैं रेड पांडाज, एक चाइनीज होता है, एक हिमालयन होता है। जो चाइनीज होता है बेसिकली उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दैट इज द
फल्जन्स, और जो चाइनीज़ होते हैं उसको कहते हैं सत्यानीस। तो इस तरह से जो है वो आप याद कर सकते हो इसको। जस्ट एक दो चीज़ें बस याद रखनी है और कुछ नहीं इसको याद रखना। तो रेड पांडा डे 3rd वीक ऑफ द सितंबर, या आप कह सकते हो 3rd सैटरडे ऑफ द सितंबर, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और अगली न्यूज़ के ऊपर आते हैं। फिर अगली न्यूज़ हमारे पास क्या है कि 21 सितंबर 2020 को वर्ल्ड एल्जाइमर डे मनाया जाता है, और सितंबर मंथ इज़ नोन एज द एल्जाइमर मंथ जो है वो उसको मनाया जाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो एल्जाइमर है वो एक तरह का डिमेंटिया है। डिमेंटिया सिंपली क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो फंक्शन करना धीरे धीरे करके जो है वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। उसको हम क्या कहते हैं, डिमेंटिया। तो एक तरह का सिंड्रोम है जो धीरे धीरे करके जो है वो ब्रेन की फंक्शनिंग को रोक देता है। तो एल्जाइमर जो है बेसिकली एक तरह की डिमेंटिया डिजीज है। तो इसमें पूरे बॉडी के काफ़ी पार्ट्स में जो है वो इफेक्ट पड़ता है, खास करके ब्रेन के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो सिंपली आप याद रख सकते हो कि 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे होता है। तो अगर पीस नहीं रखोगे तो आपके दिमाग के ऊपर लोड बढ़ेगा, और आपका दिमाग जो है वो ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से 2 डेज को आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इंटरनेशनल पीस डे याद रखना है और एल्जाइमर डे याद रखना है। तो अगर लड़ोगे तो एल्जाइमर की तरफ चलते जाओगे, तो इस तरह से याद रखोगे। जैसे मैंने 15 सितंबर का बताया था, दैट इज इंजीनियर्स डेमोक्रेसी, मतलब इंजीनियर्स को डेमोक्रेसी मिली। तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे और इंजीनियर्स डे कौन से दिन हो गया, 15 सितंबर को हो गया। जैसे मैंने एक और याद करवाया था आपको, 18 सितंबर इक्वल पे डे, मतलब 18 सितंबर को आपको क्या मिलेगी, मेल और फीमेल दोनों को जो है वो पे मिलेगी। तो आप याद कर सकते हो मुझे 18 सितंबर को पे मिलती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, याद अपने आप हो जाएंगे। 2-3 बार करोगे क्वेश्चन, ऑप्शन देख के याद आ जाना है आपको। तो ज़्यादा कोई मतलब बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं। तो एल्जाइमर ऑलरेडी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट बेसिकली न्यूज़ नहीं है, एक इन्फो है कि पीएमओ की तरफ से एक पैनल जो है वो बनाया गया है, पीएमओ ऑफिस की तरफ से। और जो मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वही इनके हेड बनाए गए हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है, कि जो इतना पोल्यूशन बढ़ेगा एनसीआर के अंदर, अभी जो स्टबल बर्निंग होगी, तो उसके लिए जो है पहले ही जो है वो हमें तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए एक हाई लेवल पैनल बनाया, और पीएमओ की तरफ से ही जो है वो क्या किया गया, क्रिएट किया गया है। और पीएमओ को ही, जो मैं बता चुका हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोदी जी के, उन्होंने ही जो है वो इसको लीड किया है। और वो कौन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं। कौन है, प्रमोद कुमार मिश्रा जी। तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस तो बहुत कम है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लें। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि स्टेबल बनने के लिए सरकार जो है वो ऑलरेडी काम कर रही है, और खास करके कौन से एरिया के लिए, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के लिए सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। और इससे लास्ट ईयर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50% जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और इस बार ऐसा ना हो इसीलिए जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन पूरे दिन की। मतलब ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ये आप खुद करोगे इस वीडियो को देख के और पीडीएफ को पढ़ के। तो उसको आप जो है वो रिवाइज करोगे। और ये आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है वो 300 लाइक्स गाइस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सकूं। जैसे मैंने कहा बायोस्फीयर रिजर्व 18 है तो मैं आपको बता सकूं, और मैप के ऊपर लोकेशन वाइज, ताकि आपको पता लग सके कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो इस तरह की वीडियोस और भी कई टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स का एज सच जनरल अवेयरनेस का कोई एंड नहीं है, लेकिन आपको हेल्प हो सके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उतनी मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन आपको जो है वो लाइक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर हमारा वादा है कि वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इस सेक्शन के अंदर बढ़ा देगा। और ये मेरा पर्सनली प्रॉमिस है कि अगर आप 1 महीने तक लगातार वीडियोस को देखोगे, हमारे अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को पढ़ोगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर में गलत नहीं हो सकता। ये हमारा इस अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो हम ना छोड़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।